जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कैसे योग के बारे में, जिसका नाम आप सभी ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केंद्रुम योग के बारे में। ये केंद्रुम योग क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके क्या लाभ और हानियाँ होती हैं, क्योंकि इस योग को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ चल रही हैं। आज हम केंद्रुम योग के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करेंगे, ताकि इस योग से जुड़ी हुई जो भी भ्रांतियां हैं वो बाहर निकल सके, ये योग की सही व्याख्या आप तक पहुंचाई जा सके। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, केंद्रुम योग वास्तव में अच्छा योग नहीं माना जाता। इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अशुभ योग ही माना जाता है। वास्तव में ये मन की अवस्था पर टिका हुआ योग है, इसलिए मन की अवस्था जैसी होती है वैसा ही ये योग कार्य करता है। वैसे इस योग की व्याख्या के अनुसार ऐसा इंसान अपने जीवन में अपनी मेहनत का फल प्राप्त नहीं कर पाता, ऐसा इंसान राजा से रंक बन जाता है, ऐसा इंसान निर्धन हो जाता है, ऐसे इंसान अकेलेपन डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बहुत सारी अवस्थाएं इसकी बुरी बुरी बताई गई हैं। क्या वास्तव में ऐसा परिणाम देखने को मिलता है? दोस्तों, हम जन्म कुंडली में केंद्रुम योग देख लेते हैं, परंतु केंद्रुम योग के कई प्रकार से भंग भी होते हैं। अगर केंद्रुम योग का भंग हो जाता है तो वास्तव में हमें ऐसे रिजल्ट मिलते ही नहीं हैं। लेकिन जन्म कुंडली में हम उस स्थिति को देखकर अपने मन में ये विचारधारा बिठा लेते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में केंद्रुम दोष है, इसलिए हमें बाकी राजयोग का फल नहीं मिल रहा, बाकी ग्रहों का फल नहीं प्राप्त हो रहा। परंतु दोस्तों, हमें इस विचारधारा से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। हमें ये सोचना होगा कि चंद्रमा किस प्रकार से अपना फल देगा और कौन से ग्रह स्थितियों के कारण ये योग भंग होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केंद्रुम योग में उत्पन्न होने वाला जातक कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी हाई पोजीशन पर नहीं जा सकता। बहुत सारी ऐसी कुंडलियां हैं, बड़े बड़े लोगों की भी हैं, जो केंद्रुम योग में पैदा हुए हैं और बहुत ऊंचाई तक गए हैं। लेकिन इस योग की व्याख्या के अनुसार हमें ये देखना होगा कि चंद्रमा के अगर एक तरफ कोई प्लैनेट नहीं है, चंद्रमा के 12वें घर में, चंद्रमा से दूसरे घर में, यानी चंद्रमा के अगल बगल में कोई ग्रह नहीं बैठा, तो उसे केंद्रुम योग मान लिया जाता है। आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि इस स्थिति के अनुसार केंद्रुम दोष बनता है। लेकिन अन्य स्थितियों के अनुसार मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। आपको पहले ये स्थिति समझ लेनी है कि केंद्रुम योग कैसे बनता है। दोस्तों, आपने ये देखना है कि चंद्रमा आपका कहाँ पर बैठा हुआ है। 12 ग्रहों में कहीं पर भी बैठा हो सकता है। आपने देखना है कि चंद्रमा अकेला है, चंद्रमा के अगल बगल में कोई ग्रह अगर नहीं बैठा, चंद्रमा के साथ में कोई प्लैनेट नहीं बैठा, तो हम ऐसी स्थिति में मान सकते हैं कि केंद्रुम दोष हो सकता है। पहली कंडीशन, हमें पहला पॉइंट यहाँ पर देखना है कि चंद्रमा के साथ कोई प्लैनेट ना बैठा हो, चंद्रमा के दूसरे घर में कोई प्लैनेट ना बैठा हो, चंद्रमा के 12वें घर में कोई भी प्लैनेट ना बैठा हो। अगर ये स्थितियों में हमें कोई भी प्लैनेट साथ चंद्रमा के नज़र नहीं आता, तो हम ऐसी स्थिति में केंद्रुम दोष मान सकते हैं। ये पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये होता है कि जब चंद्रमा अकेला होगा तो उसके मन में अकेलापन होगा, यानी आप ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ आसपास के कोई भी घर मौजूद नहीं है, आसपास आपसे बात करने वाला कोई नहीं है, ना ही आपके साथ वाला मकान है, ना ही आपके पीछे वाला मकान है, और ना ही आपके साथ कोई रहता है। आप अकेले कमरे में रह रहे हो और अगल बगल में बात करने वाला नहीं। ऐसे में मन की अवस्था कमजोर हो जाती है, अपनी बात दिल को किसी को बताई नहीं जा सकती। ऐसा इंसान अंदर से अंदर दुखी होता है, इसलिए चंद्रमा निर्बल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में केंद्रुम दोष लगता है। ऐसे इंसान कुछ करने की इच्छा उनमें कम हो जाती है। ये हमें पहला पॉइंट यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें राहु केतु को शामिल नहीं किया जाता है। राहु केतु अगर साथ बैठे होंगे या अगल बगल बैठे होंगे तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे। एक और प्लेनेट मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसकी व्याख्या बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। दोस्तों, जी हाँ, अगर सूर्य भी बैठा होगा तब भी हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि चंद्रमा से जितने भी बनते योग हैं, चाहे वो अनफा योग बने, सुनफा योग बने, दुर्धरा योग बने या केंद्रुम योग बने, उसमें सूर्य को शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए अगर सूर्य अगल बगल बैठा होगा तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे। इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से अभी समझाता हूं, यहां पर बोर्ड के माध्यम से देखिए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने चंद्रमा से दूसरे घर में राहु को लिख दिया है, चंद्रमा से 12वें में सूर्य लिख दिया है। तो ऐसी स्थिति में भी केंद्रुम दोष बनेगा, क्योंकि भंग नहीं होगा, क्योंकि राहु केतु को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, हम सिर्फ 5 ग्रहों को शामिल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो सूर्य है, सूर्य से हम क्यों नहीं लेते दोस्तों,
क्योंकि जब चंद्रमा सूर्य के पास होगा तो वो पक्षविहीन होगा, यानी या तो अमावस के पास का जन्म होगा, अमावस के एक दिन पहले का या एक दिन बाद का, या अमावस का ही जन्म होगा। अगर चंद्रमा साथ होता है तो अस्त भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा का पक्षपल जो होता है कम हो जाता है, चंद्रमा कमजोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है। इसलिए सूर्य की गणना हम यहाँ पर नहीं करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ऐसा फल दीपिका के 6ठे अध्याय में भी बताया गया है। अगर किसी को इसके बारे में डाउट है तो फल दीपिका के 6ठे अध्याय में देख सकते हैं। आप यहाँ पर फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। इसको आप देखने का प्रयास कीजिए और देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूर्य की गणना नहीं की जा सकती, कि इसलिए अनफा योग, सुनफा योग, दुर्धरा योग और केंद्रुम योग में सूर्य को शामिल नहीं किया जाता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपको केंद्रुम दोष के बारे में सही व्याख्या प्राप्त होगी। तो पहली कंडीशन में हमने ये देख लिया कि सूर्य के अगल बगल खाली होने चाहिए। अगर राहु केतु बैठते हैं तो उसको शामिल नहीं करते, सूर्य भी बैठ जाता है तब भी हम उसको शामिल नहीं करते हैं। तो इस पहले प्रकार को आप समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, फल दीपिका में इसको भंग होने के 3 प्रकार बताए गए हैं कि चंद्रमा के साथ कोई प्लैनेट बैठा हो, लगन से केंद्र में कोई ग्रह बैठा हो, चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह बैठा हो। तो जानी दोस्तों, तीनों कंडीशनों को अगर हम अप्लाई करें तो ये दोष 1% तक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इस दोष की वैल्यू ही नहीं रहेगी, यानी हर तरीके से ये भंग हो ही जाएगा। बहुत रेयरी एक आधी कुंडली में ही मिलेगा। परंतु दोस्तों, ये मन की अवस्था से जुड़ा हुआ योग है। अगर चंद्रमा से केंद्र में आपको कोई ग्रह नहीं मिलता, चंद्रमा के अगल बगल नहीं मिलता, चंद्रमा से सामने नहीं मिलता, तो इस योग का प्रभाव 70% आप मानकर चल सकते हो। आप ऐसा मानिए कि ऐसा इंसान तनावग्रस्त रहेगा, अवसादग्रस्त रहेगा, मन में बेचैनियां रहेंगी, मन में खुशी नहीं रहेगी। ये प्रभाव तो अवश्य ही आएगा। लेकिन ये जरूर है कि लगन से केंद्र में अगर कोई ग्रह आ जाते हैं तो भंग अवश्य माना जाएगा, परंतु मन को कहीं ना कहीं प्रभावित तो अवश्य करेगा। ऐसे भी कई लोग होते हैं कि मन की अवस्था प्रभावित होती है, लेकिन लगन से केंद्र में भंग होने के कारण फिर भी जीवन में कामयाबी हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन अकेलेपन का शिकार तो अवश्य होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, तभी आपको पूरी तरीके से यहाँ पर ये समझ आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अन्य स्थिति के अनुसार। अगर चंद्रमा से 7वें घर में, यानी इस घर में जो चंद्रमा के बिल्कुल ओपोजिट का घर है, वहाँ पे अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, अगल बगल में भी नहीं बैठा है, उसके सामने भी नहीं बैठा है, तो ऐसी स्थिति में ये केंद्रुम दोष थोड़ा सा प्रबल हो जाता है, यानी इसका फल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो एक तो आपके दाएं बाएं कोई मकान नहीं है, आप जिस घर पे रह रहे हैं आसपास कोई मकान नहीं है, आपके सामने भी कोई मकान नहीं है, आपके सामने वाला मकान भी खाली हो, तो ऐसी जगह में आपको डर लगेगा, भय लगेगा, रात को भी डर लग सकता है, जहाँ आपको ऐसा लगेगा कोई बात करने वाला मेरे आसपास मौजूद ही नहीं है, कोई मुझे देख नहीं रहा और कोई मेरे आसपास भी नहीं है, मैं किससे जाकर अपने मन की बात करूं। तो मन थोड़ा दुविधा में रहता है। इसलिए चंद्रमा अगर किसी भी प्रकार से अकेला होगा तो वो केंद्रुम दोष ज़्यादा लगेगा। लेकिन भंग के प्रकार भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझिए कि अगल बगल नहीं घर है और सामने घर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम केंद्रुम योग मान सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी हम थोड़ी ज़्यादा मान सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसके भंग होने के प्रकार किस प्रकार से बनते हैं, क्योंकि ये वाली कंडीशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर चंद्रमा के सप्तम घर में भी कोई ग्रह नहीं बैठा, अगर चंद्रमा के सप्तम घर में कोई ग्रह बैठ जाता है लेकिन अगल बगल के घर खाली हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्रुम योग भंग हो जाता है। तो ये आप समझिए कि यहाँ पर अगर गुरु बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, बुध बैठ जाए, यानी शुभ ग्रह, अगर शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो वो चंद्रमा को पावर ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन कोई भी प्लैनेट अगर सामने से बैठेगा तो चंद्रमा को देखेगा और चंद्रमा की जो अवस्था है थोड़ी सी प्रभावित होगी, वहाँ पर उसको सामने से बात करने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि चंद्रमा का केंद्रुम योग भंग हो गया। लेकिन शुभ ग्रह देखेंगे तो चंद्रमा के अंदर पावर आ जाएगी, अगर बगल खाली होने के बावजूद भी वो सामने वाले घर के इंसान से बात कर पाएगा और ऐसी स्थिति में केंद्रुम दोष भंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले देखना है कि सप्तम घर खाली हो, अगल बगल खाली हो, तो ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी, ज़्यादा योग प्रभावी होगा। सामने है कोई प्लैनेट तो वो योग भंग हो जाएगा, केंद्रुम दोष नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझिए। अब मैं अन्य उदाहरण आपको बताता हूँ। दोस्तों,
केंद्रुम योग भंग करने वाले जो 5 ग्रह हैं ये यही होते हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये 5 ग्रह किसी भी प्रकार से चंद्रमा से संबंध बनाते हैं तो केंद्रुम दोष भंग हो जाता है, क्योंकि राहु केतु को शामिल नहीं किया जाता, सूर्य भी शामिल नहीं करेंगे, चंद्रमा से बनता है तो चंद्रमा भी बाहर हो गया है, तो सिर्फ ये 5 ग्रह ही बचे हैं। तो ये 5 ग्रह किसी भी प्रकार से चंद्रमा से सप्तम घर में आ जाएं, चंद्रमा से केंद्र में आ जाए तो केंद्रम योग भंग हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि चंद्रमा अगर केंद्र में कहीं पे भी बैठा है तो उसके केंद्र के भाव ये होंगे, ये होंगे और ये होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 5 ग्रह अगर बैठ जाते हैं तो केंद्रुम योग भंग हो जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि 7वें घर में अगर कोई प्लैनेट बैठता है तो हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि वो भंग होगा, तो उसका प्रभाव जो है पूरी तरह से रद्द हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर केंद्र में बैठते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, केंद्रुम दोष कम हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहता है। आप ऐसा मानिए कि अंदर से वो इंसान अकेला ही रहेगा, चाहे उसके दूर दूर कुछ प्लैनेट बैठे हुए हैं, दूर दूर उसके रिश्तेदार बैठे हुए हैं, कभी कभी हालचाल पूछ लेते हैं, लेकिन अगर वो घर में बैठा है तो अकेले कमरे में बैठा है। आसपास उसके घर में अगर फैमिली भी बैठी है तो वो भी थोड़ी अलग अलग अपने अपने रूम में बैठी है, तो वो इंसान अकेला ही महसूस करेगा। अगर अगल बगल उसके मकान नहीं है, सामने मकान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो अकेलेपन का शिकार तो जरूर होगा, चाहे उसके पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, परंतु उससे बात करने वाला इंसान नहीं है। ऐसी स्थिति में हम चंद्रमा का ये मान सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के मन में धारणा है कि चंद्रमा अगर केंद्रुम दोष में होगा तो ऐसा इंसान निर्धन होगा। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ऐसे इंसान के पास पैसा बहुत हो सकता है लेकिन वो मन से अकेला होगा, क्योंकि अगर चंद्रमा के अगल बगल नहीं इंसान होगा तो आपने देखा होगा कि ऐसे इंसान कई बार बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं। उनके मन की अवस्था कई बार ना अंतर मन से ही वो इतने ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं कि वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो मन की खुशी नहीं होती। तो ये मन की खुशी पर निर्भर करता है योग। मेरे हिसाब से ये योग का सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है कि आपके पास 56 भोग पड़े हैं थाली में, लेकिन उसको खाने का मन नहीं करता। आपके पास गाड़ियाँ, बंगले सब कुछ हैं, लेकिन आपका उसको प्रयोग करने का मन नहीं करता। तो ये केंद्रुम दोष की सबसे बड़ी निशानी होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव में हो सकता है तो निर्धन भी बना सकता है, ऐसा नहीं है। कई बार बुरे प्रभाव में होने के कारण ऐसा इंसान कुछ करने का मन ही नहीं करता, वो घर पे बैठ जाता है, तो कुछ करेगा नहीं तो पैसा भी कहाँ से आएगा, तो ये भी कई बार बना देता है कि। लेकिन कई बार ऐसा इंसान बहुत बड़ा कलाकार भी बन जाता है, क्योंकि आप इमोशनल लोग जो देखते हो, कई बार बहुत सारी स्थितियाँ बनती हैं कि ऐसा इंसान पैसा कमा लेता है लेकिन उसके पास बात करने वाला इंसान नहीं होता। केंद्रुम दोष की सबसे बड़ी पहचान यही है कि सबसे पहले आपने देखना है कि सप्तम घर में है तो भंग हो गया, केंद्र में है तो भंग हो गया। दोस्तों अगर चंद्रमा पर कोई प्लैनेट दृष्टि डाल देता है, जैसे मान लीजिए दूसरे घर में, मैंने यहाँ पर गुरु को दिखाया है, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में भी केंद्रुम योग भंग हो जाता है। दोस्तों दृष्टि पड़ने से भंग हो जाता है, लेकिन आप इसको मानकर फिर भी चलिए कि इसकी पावर कम रहेगी, क्योंकि अगर कोई ऐसा पड़ोसी जो आपका दूसरे मोहल्ले में रहता है तभी तभी आपको दृष्टि डाल लेता है, आपसे बात कर लेता है, तो आप उससे खुश हो जाते हो, तो आपकी मन की अवस्था प्रभावित हो जाती है। लेकिन ये टेम्परेरी फेस होता है। आपको पूरी तरह से सुकून तभी मिलेगा जब आपके आसपास लोग मौजूद रहेंगे, आपसे हरदम बतियाने वाले लोग मौजूद रहेंगे, तो भी आपका मन खुश रहता है। तब आप ज़्यादा एफर्ट करते हो, आप खुशी के लिए काम करते हो। लेकिन अगर इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है तो मन की खुशी कुछ समय के लिए होती है, लेकिन फिर भी इसको भंग के रूप में ही माना जाता है। तो ये सभी प्रकार जो मैंने आपको भंग के बताए हैं, ये आपको देखने हैं कि दृष्टि के माध्यम से चंद्रमा को देख ले, केंद्र में चंद्रमा से कोई प्लैनेट बैठ जाए, चंद्रमा से केंद्र के भाव को आप तो पता ही है 1, 4, 7, 10, तो वहाँ पर अगर शुभ प्लैनेट बैठते हैं, कोई भी प्लैनेट बैठता है तो भंग हो जाता है। ये 5 प्लैनेट का आप ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से केंद्रुम योग भंग हो जाता है। ये है केंद्रुम योग की पूरी तरह व्याख्या। आपको बस सबसे पहले अगर ये देखना है कि चंद्रमा के अगल बगल खाली है, सप्तम घर खाली है, तो उसमें आपको केंद्रुम दोष के रिजल्ट कुछ ना कुछ देखने को अवश्य मिलेंगे। मन से परेशान ही जातक मिलेगा, मन से दुखी मिलेगा, मन की खुशी महसूस नहीं कर पाएगा, ये बात तो निश्चित ही है। इस बात को आपको देखना होगा। ये पूरी सही व्याख्या है, इस व्याख्या को आप समझिए। सूर्य को शामिल नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग सूर्य की गणना ही नहीं करते हैं, कभी सूर्य को बताते ही नहीं हैं, जबकि स्पष्ट रूप से फल दीपिका में बताया गया है कि सूर्य को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कीजिए।